नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 15 से लेकर 21 तक। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बेहद जरूरी सेक्शन पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 15, जो एडमिशन यानी कि स्वीकृति को डिफाइन करता है। तो चलिए इसे समझने की शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। आखिर एडमिशन को एविडेंस की क्वीन यानी रानी क्यों कहा जाता है? देखिए, एक लीगल मैग्जिम है कन्फेसियो इस रेजिना प्रोबाटियम, जिसका सीधा सा मतलब है एडमिशन इज द क्वीन ऑफ एविडेंस। अब ऐसा क्यों है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 15 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सेक्शन एडमिशन के पूरे कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक हाई यील्ड टॉपिक है जिसे मिस करना हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो बेयर एक्ट कहता क्या है? इसके अनुसार एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो ओरल यानी मौखिक, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। अब इस स्टेटमेंट की खास बात यह है कि ये किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई इन्फरेंस यानी एक तरह का अनुमान सजेस्ट करता है। अगर इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता है, लिखता है या इलेक्ट्रॉनिकली भेजता है जो उसके अपने ही लीगल इंटरेस्ट के खिलाफ जाती हो, बस उसे ही कानून की नज़र में एडमिशन माना जाता है। तो चलिए एक वैलिड एडमिशन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। इस सेक्शन में आप कह सकते हैं 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। फर्स्ट, ये एक स्टेटमेंट होना चाहिए, चाहे वो बोला गया हो, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो या फिर ईमेल मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। सेकंड, उस स्टेटमेंट से किसी बात का इन्फरेंस या अनुमान निकलना चाहिए। थर्ड, ये अनुमान किसी फैक्ट इन इशू से जुड़ा हो, मतलब जो केस का मेन पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट है, या फिर किसी रेलेवेंट फैक्ट से। एंड फोर्थ, ये स्टेटमेंट ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसे ये एक्ट मान्यता देता है, जिसकी चर्चा हम आगे के सेक्शंस में करेंगे। अब इसे एक प्रैक्टिकल कोर्ट एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मान लीजिए ए और बी के बीच एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। ट्रायल के दौरान ए बी को एक ईमेल भेजता है जिसमें वो लिखता है, मैं मानता हूं कि इस पुश्तैनी घर में तुम्हारा 25% हिस्सा है। अब ये ईमेल ए के द्वारा किया गया एक क्लियर एडमिशन है। क्यों? क्योंकि ये उसके खुद के इंटरेस्ट के खिलाफ है और बी के क्लेम को सपोर्ट करता है। और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी एडमिशन का एक पावरफुल फॉर्म हो सकते हैं। चलिए अब एडमिशंस की एविडेंशियरी वैल्यू पर एक लैंडमार्क केस देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस का नाम है नारायण भगवान राव गोसावी वर्सेस गोपाल विनायक गोसावी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडमिशंस सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं, मतलब ये अपने आप में एक मजबूत सबूत हैं, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया है उसे बाद में ये समझाने या साबित करने का मौका दिया जा सकता है कि उसने वो बयान किन परिस्थितियों में या शायद गलती से दिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, नए क्रिमिनल लॉज लागू हो चुके हैं, तो ओल्ड लॉ से इसका कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 17 में था, जो अब रिप्लेस हो चुका है सेक्शन 15 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। एक बात का ध्यान रहे, कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस सेक्शन नंबर बदल गया है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, एग्जाम इंपॉर्टेंस। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपको इसके कीवर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स और लैंडमार्क केस लॉ से डायरेक्ट एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। वहीं मेंस में इसकी एविडेंशियरी वैल्यू पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और हाँ, एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है।
चलिए इस पूरे डिस्कशन को 3 पॉइंट्स में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, एडमिशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। सेकंड, इसका कोर कॉन्सेप्ट है ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो व्यक्ति अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ देता है और ये एक सब्सटैंटिव एविडेंस है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं। एंड थर्ड, इससे जुड़ा की केस लॉ है नारायण भगवंतराव गोसावी। जुडिशरी से जुड़े ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन 16 को समझने वाले हैं, जो एडमिशंस यानी स्वीकृतियों के कानून से जुड़ा है। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 16 की बेसिक बातें जानेंगे, फिर ये देखेंगे कि आखिर कौन कौन है जो एडमिशन कर सकता है। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सेक्शन 16 के बिल्कुल बेसिक प्रोविजंस के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये सेक्शन एडमिशंस यानी स्वीकृतियों से डील करता है। देखिए, इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी एडमिशन सिर्फ केस की पार्टी ही नहीं बल्कि उनके एजेंट्स भी कर सकते हैं। पर यहाँ एक शर्त है। शर्त ये है कि कोर्ट को ये लगना चाहिए कि उस एजेंट को ऐसा स्टेटमेंट देने की अथॉरिटी थी, चाहे वो अथॉरिटी उसे सीधे सीधे दी गई हो या फिर हालात से ऐसा लगता हो। तो अब सवाल उठता है कि कानून की नज़र में आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन 16 में बताई गई इन सभी कैटेगरीज को एक एक करके समझते हैं। देखिए, सेक्शन 16 में कुल 5 तरह के लोगों के दिए गए बयानों को एडमिशन माना गया है। नंबर 1, केस का पक्षकार खुद। नंबर 2, उसका कोई ऑथराइज्ड एजेंट। नंबर 3, कोई ऐसा व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो, जैसे किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी। चौथा, वो व्यक्ति जिसका उस केस में कोई फाइनेंशियल या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो। और 5वां है प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट। इसका मतलब है वो व्यक्ति जिससे मौजूदा पार्टी को वो संपत्ति या अधिकार मिला है। जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति ने किसी को जमीन बेची थी, उसका उस जमीन से जुड़ा कोई पुराना बयान एक एडमिशन माना जा सकता है। चलिए अब इस सेक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और कुछ बहुत जरूरी कोर्ट जजमेंट्स को भी देख लेते हैं। एक बहुत ही सिंपल और एग्जाम के लिए काम का उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक कंपनी का मैनेजर है। वो एक सप्लायर के सामने ये मान लेता है कि हाँ, कंपनी पर कुछ पैसे बकाया है। तो ये जो एडमिशन है ना, ये बाद में अगर कोई केस होता है तो पूरी कंपनी पर बाइंडिंग होगा, मतलब कंपनी इससे मुकर नहीं सकती। इसी सिद्धांत पर एक बहुत ही फेमस और लैंडमार्क केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोक्ष बिल्डर्स एंड फाइनेंसियर्स लिमिटेड, जो 1977 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कोई बयान देता है तो उसे सरकार के खिलाफ एक बाइंडिंग एडमिशन माना जाएगा। मतलब साफ है, सरकार भी अपने अधिकारियों के बयानों से बंधी होती है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सीधे सीधे एग्जाम से जुड़ा है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एग्जाम के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रोविजन है ये पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 18 में हुआ करता था, लेकिन अब इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 16 से रिप्लेस कर दिया गया है। जुडिशरी के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एपीओ एग्जाम में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए जाते जाते एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 3 बातें याद रखनी है। पहली, यह है सेक्शन 16 BSA 2023। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि एडमिशन पार्टी उनके एजेंट, प्रतिनिधि या फिर उनके पूर्वाधिकारी द्वारा किया जा सकता है। और तीसरी, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवालों के लिए बहुत जरूरी है। जुडिशरी परीक्षाओं से जुड़े और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 17। ये सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो आइए शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा इंसान जो केस का हिस्सा ही नहीं है, यानी एक थर्ड पर्सन, उसका कोई स्टेटमेंट केस की पार्टीज के खिलाफ एक एडमिशन बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हाँ, बिल्कुल बन सकता है। और सेक्शन 17 इसी खास सिचुएशन के बारे में बात करता है। देखिए, आमतौर पर तो केस की पार्टीज
या उनके एजेंट्स के स्टेटमेंट्स ही एडमिशन माने जाते हैं। लेकिन ये सेक्शन एक खास सर्कमस्टेंस के बारे में है जहां एक तीसरे व्यक्ति का स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाता है। ये जनरल रूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। चलिए अब देखते हैं कि कानून क्या कहता है। ये जो लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीधे बेयर एक्ट से ली गई है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है। पोजीशन और लायबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए। मान लीजिए पार्टी ए की जिम्मेदारी यानी लायबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि तीसरा व्यक्ति सी जिम्मेदार है या नहीं। तो ऐसे में अगर सी खुद अपनी जिम्मेदारी मान लेता है तो सी का वो स्टेटमेंट ए के खिलाफ एक एडमिशन बन जाएगा। सिंपल। तो इस कॉन्सेप्ट को और भी पक्का करने के लिए आइए इस सेक्शन के की इंग्रेडिएंट्स यानी इसकी जरूरी शर्तों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए 3 जरूरी बातें हैं। तीनों का पूरा होना जरूरी है। पहली चीज, स्टेटमेंट किसी तीसरे इंसान का होना चाहिए जो केस में पार्टी ना हो। ठीक है। सेकंड, उस तीसरे इंसान की जो लीगल पोजीशन या लायबिलिटी है उसे प्रूव करना केस को डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी हो। और तीसरी और आखिरी शर्त, वो स्टेटमेंट उसने तब दिया हो जब वो उस पोजीशन पर था या उस लायबिलिटी के अंडर था। जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी तभी सेक्शन 17 लगेगा। अब थियरी तो हमने समझ ली, लेकिन कानून असल में काम कैसे करता है? चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक लैंडमार्क केस के जरिए देखते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल खुद एक्ट में ही दिया गया है और वो है एक रेंट कलेक्टर का। सोचिए एक बी है जिसका एक रेंट कलेक्टर है ए का काम है बी के किराएदार सी से रेंट वसूलना। अब बी जो है वो ए पर केस कर देता है। इल्जाम यह है कि ए ने सी से किराया कलेक्ट ही नहीं किया। तो सिचुएशन ये है कि बी ने ए पर केस किया। अब ए क्या कहता है? ए अपना बचाव करते हुए कहता है, साहब सी पर तो कोई किराया बाकी ही नहीं था तो मैं वसूलता क्या? अब यहां पर केस फंस गया। इस पॉइंट पर अगर किराएदार सी ये कह दे कि हां मुझ पर बी का किराया बाकी था, तो ये स्टेटमेंट जो सी ने दिया है ए के खिलाफ एक रेलेवेंट एडमिशन बन जाएगा। अब सवाल उठता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि ए की लापरवाही साबित करने के लिए बी को पहले यह साबित करना पड़ेगा कि सी पर सच में किराया ड्यू था। इसलिए सी का स्टेटमेंट यहां गेम चेंजर बन जाता है। अब इस सेक्शन से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस देख लेते हैं। ये केस है बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह 1967 का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी तीसरे व्यक्ति के लीगल स्टेटस को प्रूव करना जरूरी है तो उसके दिए गए स्टेटमेंट्स एडमिशंस के तौर पर बिल्कुल एडमिसिबल हैं। इस केस ने सेक्शन 17 के इस प्रिंसिपल को आप कह सकते हैं कानून में पत्थर की लकीर बना दिया। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सेक्शन की क्या वैल्यू है और ये भी समझेंगे कि ये बाकी प्रोविजन से अलग कैसे है। अक्सर एक कंफ्यूजन होता है सेक्शन 16 और 17 के बीच में। इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सेक्शन 16 बात करता है पार्टी या उसके एजेंट के एडमिशंस की, जहां अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन सेक्शन 17 बिल्कुल अलग है। यहां बात होती है एक थर्ड पर्सन की, जिसका रेलेवेंस उसकी स्टेटस या लायबिलिटी पर बेस्ड है। तो एक है अथॉरिटी बेस्ड और दूसरा है स्टेटस बेस्ड। ये डिफरेंस याद रखिएगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये सेक्शन नया नहीं है। पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 19 में था, जिसे अब इस नए कानून में सेक्शन 17 बना दिया गया है। तो अब आते हैं एग्जाम की बात पर। इस सेक्शन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर एपीओ एग्जाम्स में इस पर सीधे इलस्ट्रेशन बेस्ड, यानी जो रेंट कलेक्टर वाला एग्जाम्पल हमने देखा, वैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो भी पढ़ा उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाएं। तो 3 बातें हैं जो बिल्कुल याद रखनी है। नंबर 1, सेक्शन 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। नंबर 2, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, एक थर्ड पर्सन का एडमिशन तब रेलेवेंट होगा जब उसकी पोजीशन या लायबिलिटी को पार्टी के अगेंस्ट प्रूव करना जरूरी हो। और नंबर 3, एग्जाम के लिए, चाहे वो जुडिशरी हो या एपीओ, ये एक हाई इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते। जरा सोचिए, एक केस चल रहा है और उसमें एक पार्टी आपसे कहती है कि अगर सच जानना है ना तो जाकर उस तीसरे इंसान से पूछ लो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या उस तीसरे इंसान का स्टेटमेंट उस पार्टी पर बाइंडिंग होगा जिसने उससे रेफर किया है? आइए आज इसी लीगल पजल को सॉल्व करते हैं।
तो इस सवाल का जवाब वो छुपा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज हम फोकस करेंगे सेक्शन 18 पर। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 18, जो कि है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का हिस्सा। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली है। ये सेक्शन आप जानते हैं पहले पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में सेक्शन 20 हुआ करता था। तो ये नया लॉ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। और एग्जाम्स के लिए इससे अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस पर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेक्शन आखिर कहता क्या है? देखिए, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जब किसी केस की कोई पार्टी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए एक तीसरे इंसान को एक्सप्रेसली रेफर करती है, अब एक्सप्रेसली रेफर का मतलब है बिल्कुल साफ साफ उसका नाम लेती है, तो उस तीसरे इंसान का जो भी स्टेटमेंट होगा उसे रेफर करने वाली पार्टी का ही एडमिशन मान लिया जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो इसको अडॉप्टेड एडमिशंस कहते हैं। मतलब आपने किसी और के स्टेटमेंट को एक तरह से अपना ही स्टेटमेंट मान लिया। राइट। तो इस सेक्शन को और आसान बनाने के लिए चलिए इसके जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। देखिए, इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए 4 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। सबसे पहला, पार्टीज के बीच कोई न कोई डिस्प्यूट यानी विवाद मौजूद हो। दूसरा, किसी एक पार्टी ने एक तीसरे इंसान को एक्सप्रेसली रेफर किया हो। ध्यान रहे, एक्सप्रेसली मतलब साफ साफ, इशारों में नहीं, इम्प्लाइडली नहीं। तीसरा पॉइंट, ये रेफरेंस उसी डिस्प्यूट से रिलेटेड होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है। और चौथा और सबसे लॉजिकल, उस रेफर किए गए इंसान ने कोई स्टेटमेंट दिया भी हो। समझ गए? जब ये चारों कंडीशंस एक साथ मीट होंगी तभी ये सेक्शन अप्लाई होगा। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन इसको सही से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, ये एक्ट का क्लासिक इलस्ट्रेशन है जो एग्जाम्स में भी आ सकता है। तो चलिए मानते हैं कि एक सवाल है, आ ने एक घोड़ा बी को बेचा है और अब इनके बीच में डिस्प्यूट ये है कि वो घोड़ा स्वस्थ है यानी साउंड है या नहीं। अब इसी डिस्प्यूट के दौरान ए बी से कहता है, एक काम करो, जाओ और सी से पूछो, सी इस घोड़े के बारे में सब कुछ जानता है। अब देखिए यहाँ पर ए ने कितने साफ शब्दों में यानी एक्सप्रेसली सी को रेफर कर दिया। तो अब इसका लीगल रिजल्ट क्या होगा? सिंपल, अब सी उस घोड़े के बारे में जो कुछ भी कहेगा, चाहे अच्छा या बुरा, वो ए के खिलाफ एक एडमिशन माना जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ए ने खुद ही सी को इस मामले में एक अथॉरिटी मान लिया है। सो बेसिकली सी का स्टेटमेंट अब ए का ही स्टेटमेंट बन गया है। कानून को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है ना, कोर्ट्स उसे कैसे इंटरप्रेट करती हैं ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस सेक्शन पर क्या व्यू है। इस मामले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस है वो है बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह। ये 1967 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हाँ, इसका साइटेशन जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये साफ किया कि एडमिशंस सिर्फ बोलने से या जुबानी स्टेटमेंट से ही नहीं होते, ये एक पार्टी के कंडक्ट यानी उसके आचरण से भी हो सकते हैं। जब कोई पार्टी किसी को रेफर करती है तो उसका ये एक्ट, ये कंडक्ट अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो उस तीसरे इंसान की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रही है। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सेक्शन जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में हो सकता है इसके इलस्ट्रेशन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए और मेंस में इस पर शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। इतना ही नहीं, एपीओ एग्जाम में भी इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो इस टॉपिक को रैप अप करने से पहले एक फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे की पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो 3 चीजें बिल्कुल याद रखनी है। पहला, सेक्शन 18 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट है अडॉप्टेड एडमिशन, जब रेफर किए गए पर्सन का स्टेटमेंट पार्टी का अपना एडमिशन बन जाता है। और तीसरा, जुडिशरी और एपीओ दोनों एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट, स्टे कनेक्टेड विद गंगा एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023।
इस चर्चा में हम इस सेक्शन के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको समझेंगे, उसके बाद इसके एक्सेप्शंस क्या हैं वो देखेंगे, साथ ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक लैंडमार्क केस को भी कवर करेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि एग्जाम्स के लिए ये सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 19, इसका बेस एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पर है। वो ये कि किसी भी इंसान का खुद का दिया हुआ स्टेटमेंट उसके ही खिलाफ सबसे अच्छा सबूत माना जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सेक्शन आखिर कहता क्या है। ओके, चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ स्वीकार करता है, यानी कि कोई एडमिशन देता है, तो उसके उस बयान को उसके ही अगेंस्ट एक सबूत के तौर पर यूज किया जा सकता है। बस यही इस सेक्शन का कोर रूल है। और इस रूल को समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये लाइन। हमेशा याद रखिए, एडमिशन आपके खिलाफ एक तलवार यानी एक वेपन की तरह है, आपके बचाव के लिए कोई ढाल यानी शील्ड नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि कानून ऐसे बयानों पर विश्वास नहीं करता जो कोई अपने फायदे के लिए दे रहा हो। तो इस सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, एडमिशन को उस व्यक्ति के खिलाफ प्रूफ किया जा सकता है जिसने वो बयान दिया है। दूसरा, ये उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट यानी उसके कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, बयान देने वाला इंसान अपने ही एडमिशन को अपने केस के सपोर्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यहां एक सवाल जरूर उठता है कि क्या कोई व्यक्ति कभी भी अपने एडमिशन का फायदा उठा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ कुछ खास सिचुएशंस में, जिनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। और ये एक्सेप्शंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सेप्शन सेक्शन 26 से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बयान ऐसा है कि यदि उसे देने वाला व्यक्ति जिंदा ना होता तब भी वो रेलेवेंट होता, जैसे कि रोजमर्रा के बिजनेस में बनाई गई कोई एंट्री, तो वो व्यक्ति अपने पक्ष में उसे साबित कर सकता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक शिप के कैप्टन की लॉग बुक, जो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन करता है। दूसरा एक्सेप्शन तब अप्लाई होता है जब बयान किसी की मानसिक या शारीरिक स्थिति को दिखाता है। मान लीजिए किसी पर नकली करेंसी रखने का आरोप है, तो वो ये साबित कर सकता है कि उसने एक एक्सपर्ट से उस करेंसी को चेक करवाया था, क्योंकि उसे खुद उसके असली होने पर डाउट था। ये चीज उसकी स्टेट ऑफ माइंड यानी मानसिक स्थिति को जाहिर करती है। और अब आते हैं तीसरे एक्सेप्शन पर। अगर कोई बयान एडमिशन होने के अलावा किसी और वजह से भी रेलेवेंट है, जैसे कि वो किसी कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हो, तो उसे साबित किया जा सकता है। मतलब साफ है, अगर स्टेटमेंट की अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट रेलेवेंस है तो वो एडमिसिबल हो जाता है। चलिए इसको एक कोर्ट ओरिएंटेड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए एक लेटर में बी को लिखता है कि उसने बी से पैसे उधार लिए हैं। यहां बी इस लेटर को ए के खिलाफ एक सॉलिड सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। लेकिन ए अपने ही द्वारा लिखा गया कोई दूसरा लेटर जिसमें यह लिखा हो कि मैंने लोन चुका दिया है, अपने बचाव में पेश नहीं कर सकता जब तक कि वो उन 3 एक्सेप्शंस में से किसी में फॉल ना करे। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस की, भारत सिंह वर्सेस भागीरथी। ये केस एडमिशंस की एविडेंशियरी वैल्यू को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि एडमिशंस अपने आप में सब्सटैंटिव एविडेंस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ दूसरे सबूत को सपोर्ट करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो खुद एक मजबूत सबूत के तौर पर काम करते हैं और उनके लिए किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं होती। एक और जरूरी बात, ये सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 21 हुआ करता था, जो अब रिप्लेस हो चुका है सेक्शन 19 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से। तो नए कानून में सेक्शन नंबर बदल गया है, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, एग्जाम एंगल। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीओ एग्जाम में इस टॉपिक पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, खास करके इसके एक्सेप्शन से जुड़े हुए, और मेंस में इस पर एनालिटिकल क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन है 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि एडमिशन बयान देने वाले के खिलाफ सबूत है, लेकिन उसके पक्ष में नहीं, सिवाय 3 एक्सेप्शंस के। और एग्जाम के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत जरूरी है। फॉर मोर जुडिशरी फोकस्ड लीगल कंटेंट, स्टे कनेक्टेड विद गंगा एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 20 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। देखिए, एविडेंस लॉ के अंदर ये एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस को एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं।
सोचिए, अगर किसी केस में कोई बहुत जरूरी दस्तावेज है, तो क्या कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को दिखाना कंपल्सरी है या फिर सिर्फ उसके बारे में बता देना ही काफी होगा? सेक्शन 20 दरअसल इसी बुनियादी सवाल का जवाब हमें देता है। देखिए, कानून का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है जिसे हम बेस्ट एविडेंस रूल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अदालत के सामने सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल सबूत ही पेश किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि अदालत फैक्ट्स का सही असेसमेंट कर सके और किसी भी झूठे या गलत समझे गए सबूत से बच सके। और जब बात किसी डॉक्यूमेंट की आती है, तो वो डॉक्यूमेंट खुद ही सबसे बेस्ट एविडेंस होता है, ना कि उसके बारे में कही गई कोई बात। तो सेक्शन 20 का जो मेन क्लॉज है वो यही कहता है। एकदम सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि नॉर्मली किसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है, इसके बारे में दिए गए ओरल स्टेटमेंट्स यानी जो मौखिक बयान होते हैं, उन्हें सबूत नहीं माना जाएगा। मतलब आपको वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इसके पीछे एक बहुत पुरानी लीगल कहावत भी है, वर्बा वोलांट स्क्रिप्टा मनंत। इसका मतलब है कि कही हुई बातें तो हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन लिखी हुई चीजें हमेशा रहती हैं। और यही वजह है कि हमारी अदालतें जुबानी बातों से कहीं ज्यादा रिटन डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करती हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, कानून कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, राइट? तो जहां ये जनरल रूल काफी स्ट्रिक्ट है, वहीं सेक्शन 20 में 2 ऐसी स्पेशल सिचुएशंस बताई गई हैं जहां डॉक्यूमेंट्स के बारे में ओरल एडमिशन को रेलेवेंट और एडमिसिबल माना जाता है। तो आइए अब इन एक्सेप्शंस को समझते हैं। अच्छा, इस सेक्शन को ठीक से समझने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को डीकंस्ट्रक्ट करना होगा। पहला है ओरल एडमिशन, दूसरा है सेकेंडरी एविडेंस और तीसरा है जेन्युइननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो ओरल एडमिशन क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी पार्टी के द्वारा दिया गया कोई भी मौखिक बयान जिसमें वो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को स्वीकार कर रहा हो, बस इतना ही। अब आते हैं पहले एक्सेप्शन पर। तो ओरल एडमिशंस तब रेलेवेंट हो जाते हैं जब कोई पार्टी उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए लीगली एंटाइटल्ड हो। तो सवाल उठता है कि सेकेंडरी एविडेंस आखिर कब दिया जा सकता है? ये तब होता है जब असली डॉक्यूमेंट या तो खो गया हो या डिस्ट्रॉय हो गया हो या फिर ऑपोजिट पार्टी के कब्जे में हो और वो उसे पेश ना कर रहे हों। एक और सिचुएशन है जब डॉक्यूमेंट इतना बड़ा या भारी हो कि उसे आसानी से कोर्ट में लाया ही नहीं जा सकता। मान लीजिए किसी बिल्डिंग पर लगा कोई बड़ा सा इंस्क्रिप्शन हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आप उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के बारे में ओरल एडमिशन दे सकते हैं। अच्छा, जो दूसरा एक्सेप्शन है वो तब लागू होता है जब कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट की असलियत पर ही सवाल उठ जाए, मतलब उसकी जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में हो। इसका मतलब है कि केस का जो मेन इशू है, जो कोर लीगल फाइट है, वो यही है कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली, रियल है या फोर्ज्ड। ऐसी सूरत में ये साबित करने के लिए कि दस्तावेज असली है या जाली, उससे जुड़े ओरल एडमिशंस को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब ये देखते हैं कि रियल कोर्ट सिनेरियोज में प्रैक्टिकली ये सेक्शन कैसे काम करता है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए ने अपनी जमीन बी को बेची और एक सेल डीड बनाई गई, लेकिन कुछ समय बाद अनफॉर्चुनेटली एक आग में वो ओरिजिनल सेल डीड जलकर नष्ट हो गई। अब देखिए, ए की नीयत खराब हो जाती है और वो सेल से ही इनकार कर देता है। यहाँ पर बी को उस खोई हुई सेल डीड के कंटेंट्स को प्रूव करना है। अब क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो नष्ट हो चुका है, तो बी अब सेकेंडरी एविडेंस देने का हकदार है और इसीलिए बी अब ए के किसी पुराने ओरल एडमिशन को, मान लीजिए जहां ए ने कभी किसी के सामने वो बिक्री की बात मानी थी, उसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। इस सेक्शन के प्रिंसिपल को और अच्छे से समझने के लिए एक लैंडमार्क केस है जो हमें हमेशा याद रखना है, रूप कुमार वर्सेस मोहन थेदानी। ये 2003 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब किसी कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित में हैं, तो उन शर्तों को साबित करने के लिए ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। हाँ, लेकिन जो लीगली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस हैं, उनमें ऐसा किया जा सकता है। तो ये जो जजमेंट है, ये सेक्शन 20 के बेस्ट एविडेंस रूल को और भी मजबूत करता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 22 हुआ करता था, जिसे अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 20 से रिप्लेस कर दिया गया है। जुडिशरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। और जहां तक एपीओ एग्जाम्स की बात है तो इस सेक्शन के एक्सेप्शंस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां डॉक्यूमेंट्स पर ओरल एडमिशंस रेलेवेंट हो जाते हैं। तो आइए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 20 BSA 2023 की। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्यूमेंट्स पर ओरल एडमिशंस रेलेवेंट नहीं है, सिवाय 2 एक्सेप्शंस के, जो हैं सेकेंडरी एविडेंस और जेन्युइननेस इन क्वेश्चन। और तीसरा, ये सेक्शन प्रीलिम्स, मेंस और एपीओ तीनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। जुडिशरी एग्जाम से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।